Hello students, this is lecture number 3 on the topic theory of supply. Those who have not seen the previous two lectures, kindly see the previous two lectures, then only you will be able to correlate with this particular lecture. So let us start with lecture number 3. Now, first is Peter here is movement along the supply curve and shift in supply curve. Now see, when I'm talking about movement along the supply curve, okay, as you can see in the slide, it is either a downward movement or it is either an upward movement. Is this clear? Either there will be a downward movement or either there will be an upward movement. Now what will be expansion and contraction, that I will explain. Next coming to is shift in supply curve. So either it will be forward shift, as you can see, okay? Either that can be a forward shift or either that can be a backward shift. Okay, so these are the two, that is either the supply curve will move forward or either the supply curve will move backward. So this is shift and that was movement along the supply curve. So let us understand this one by one. First, we will understand that determinants of supply, as I already told you, that first is price and there are other factors जो मैंने पूरे other factors आपको previous lecture में बताए थे. तो बेटा याद रखना, जब भी प्राइस में चेंज आएगा तो देयर विल बी ऑलवेज मूवमेंट अलोंग दी सेम सप्लाई कर्व. जैसा अपना डिमांड में देखा था, याद है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. रिमेंबर expansion and Yes, sir. Yes, sir. same in this case also. expansion and contraction अगर सप्लाई में आएगा तो वो किसके कारण आएगा? सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण. फिर उसके बाद चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इट इज अ कॉन्सेप्ट. तो ये प्राइस के कारण ही होगा. यहाँ तो एक्सपांशन होगा, यहाँ तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, दैट विल बी एक्सप्लेन. एंड वन मोर थिंग हियर, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई विल बी देयर. मतलब इस केस में लॉ ऑफ सप्लाई बिल्कुल लगेगा, 100% लगेगा जब भी मूवमेंट हो रहा है. बट अगर मैं बोलूं अदर फैक्टर्स के कारण जब शिफ्ट होगा, एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर, कि सप्लाई का यह पोजीशन से आगे जा रहा है या तो बैकवर्ड जा रहा है, सो दैट इज ड्यू टू द रीजंस अदर फैक्टर्स. तो ये जब होगा तो उसको बोलते हैं हम चेंज इन सप्लाई. एंड बेटा इसमें लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा. क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? बिकॉज यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं हो रहा है. तो इसीलिए यहाँ इस वाले पोजीशन पे जब हम आएंगे तो लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा व्हेन अदर फैक्टर्स में चेंज, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन अदर फैक्टर्स. ओके, चलो तो एक एक करके सीखते हैं. सबसे पहले अपन देखते हैं मूवमेंट. तो मूवमेंट में बेटा अगेन यहाँ तो क्या होगा बेटा, बोलो, यहाँ तो क्या होगा? Expansion या contraction. यहाँ तो Expansion and contraction. ओके. अब देखते हैं एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट कैसा होता है सप्लाई कर्व का. फर्स्ट टॉकिंग अबाउट एक्सपांशन, तो बेटा अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, मतलब बाकी सारे फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर रहे हैं. अगर मैंने प्राइस इंक्रीज किया तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? सप्लाई को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? टेल मी. इफ देयर इज Sir, increase. तो प्रोड्यूसर क्या कर Increase. लेगा? क्वांटिटी सप्लाई को इंक्रीज कर लेगा. दिस इज नोन एज एक्सपांशन और इसको बोलते हैं आप अपवर्ड मूवमेंट. क्या बोलेंगे कि अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो जो सप्लायर है वो अपनी क्वांटिटी सप्लाइड को इंक्रीज कर लेगा. एंड इफ द प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस. दिस इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ सप्लाई आल्सो. अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स को हम अभी चेंज नहीं कर रहे हैं. मूविंग ऑन टू दी कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कर्व. तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगेन अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, अगर प्राइस क्या होता है? फॉल होता है मार्केट में, तो सप्लायर क्या कर देगा? क्वांटिटी सप्लाई भी क्या कर देगा? Fall. Decrease. अगेन द लॉ ऑफ सप्लाई इज एप्लीकेबल. तो चाहे एक्सपांशन हो चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो, याद रखना बेटा, in both the cases law of supply is applicable. Now let us understand with the help of diagrammatic presentation and table. पहले टेबल समझते हैं. प्राइस क्या हो रहा है बेटा? 20 से 30. क्वांटिटी क्या हो रही है? बताओ. 4 से 6. 4 to 6. तो अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है
तो क्वांटिटी भी उसके साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रही है. So this is what is expansion. अब expansion हमेशा क्या होगा बेटा? Expansion always lead to upward movement. तो यहाँ पे देखो प्राइस 20 से 30 हुआ तो आपकी क्वांटिटी 4 से किस पे आ गई? किस पे आ गई? 4 से 6. तो दिस इज अपवर्ड मूवमेंट इन केस ऑफ सप्लाई कर्व. मान के चलो ये इनिशियल पॉइंट मेरा ए था, मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गया. So if I'm going from this particular point to this particular point, that is expansion in the supply curve. तो उसका रीजन क्या है बेटा? उसका रीजन है इंक्रीज इन प्राइस. ओके, उसका रीजन क्या है? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन पे. तो कॉन्ट्रैक्शन में देखो प्राइस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज सर तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्शन में जैसे ही डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी. तो जहाँ पहले प्राइस 30 था, अब 30 से वो किस पे आ रहा है? अब 30 से वो आ रहा है 20 पे प्राइस. 20. तो अल्टीमेटली जहाँ पहले क्वांटिटी 6 थी, अब क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 4. सो व्हेनेवर यू आर ड्राइंग दिस बेटा, आप उसका मूवमेंट भी शो करोगे ए से बी, एज वेल एज यू विल शो द मूवमेंट कि भैया इस पॉइंट से ये इस पॉइंट पे आ रहा है. क्लियर? सो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? अपवर्ड मूवमेंट की डाउनवर्ड मूवमेंट? डाउनवर्ड मूवमेंट. डाउनवर्ड. डाउनवर्ड. और एक्सपांशन को क्या बोलते हैं? अपवर्ड. अपवर्ड ये मूवमेंट. बेटा सप्लाई में अलग है, डिमांड में अलग था. डिमांड में एक्सपांशन डाउनवर्ड मूवमेंट था और कॉन्ट्रैक्शन अपवर्ड मूवमेंट था. याद करना, डिमांड में उल्टा चलता है क्योंकि डिमांड का पूरा उल्टा बनता है और सप्लाई का पूरा उल्टा बनता है. तो जब नोट्स पढ़ोगे बेटा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के, तो ये चीज याद रखना. फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन. तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, अगेन या तो इंक्रीज होगा या तो क्या होगा? बताओ. डिक्रीज. या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज. क्या इसमें लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होगा क्या जब भी चेंज इन सप्लाई होगा? यस सर. अप्लाई होगा लॉ ऑफ सप्लाई? नो सर, नो सर, नो सर. लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा क्रिश. लॉ ऑफ सप्लाई विल नॉट बी एप्लीकेबल इन इंक्रीज एंड डिक्रीज क्योंकि इसमें प्राइस कांस्टेंट है और बाकी अदर फैक्टर्स जो बताए थे, इनपुट कॉस्ट, टेक्नोलॉजी और ये सब, तो ये सारे फैक्टर्स चेंज होंगे लेकिन यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा. नाउ यू विल सी. सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? जब भी राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो देखो आपके पास लाइन दी हुई है प्राइस रिमेनिंग सेम. अगर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स सच एज फॉल इन इनपुट कॉस्ट, फॉल इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और अदर रीजन जो मैंने वहां पे स्टेट करें, ये क्या हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट या फिर इसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई. लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? लेफ्टवर्ड शिफ्ट मींस प्राइस रिमेनिंग दी सेम. प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है. अगर सप्लाई फॉल हो रहा है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स में क्या आ गया? राइज इन इनपुट कॉस्ट, राइज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. सो दिस इज द अदर फैक्टर्स. ओके, तो ये अदर फैक्टर्स के कारण अगर आपका सप्लाई क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है. सो दिस विल बी नोन एज लेफ्टवर्ड शिफ्ट. अब डायग्राम और टेबल से और समझ में आएगा बेटा. अगेन फर्स्ट वी विल गो फॉर इंक्रीज इन सप्लाई. तो बेटा जब टेबल बनेगा, देखो प्राइस इंक्रीज हुआ क्या? टेल मी. प्राइस इंक्रीज हुआ क्या? नो सर, नो सर. सेम 20 का 20, लेकिन क्वांटिटी क्या हो रही है इस केस में? सर इंक्रीज. इंक्रीज. तो देखो सप्लाई कर्व क्या होगा बेटा? जहां पहले यहाँ सप्लाई कर्व था, अब सप्लाई कर्व क्या होगा? अपनी पोजीशन चेंज करेगा और इट विल मूव टुवर्ड्स द राइटवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो ये राइटवर्ड डायरेक्शन जब सप्लाई कर्व का आएगा, so this will give a new supply curve. आपको न्यू सप्लाई कर्व डॉटेड लाइन से दिख रहा होगा. दिस इज न्यू सप्लाई कर्व एंड दिस इज ड्यू टू द रीजन ऑफ अदर फैक्टर्स. ओके, अब आ जाते हैं आपका डिक्रीज इन सप्लाई. तो डिक्रीज इन सप्लाई में बेटा क्या होगा? डिक्रीज इन सप्लाई में अगेन देखो प्राइस क्या चेंज हुआ क्या? नो सर. प्राइस अभी भी 20 का 20, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गई है? डिक्रीज. हो गई. तो अल्टीमेटली अब कहाँ पे शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व? लेफ्टवर्ड. Means now the supply curve will move in the leftward direction and there will be decrease in supply. देखो प्राइस लाइन सेम की सेम ही है
एज यू कैन सी बेटा प्राइस लाइन 20, यहाँ पे भी 20 है, तो ये प्राइस लाइन में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी प्राइस लाइन में कोई चेंज नहीं है। सो प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया है, बट अदर फैक्टर्स के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सप्लाई इज डिक्रीजिंग ड्यू टू अदर फैक्टर्स एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्लियर? डिक्रीज और इंक्रीज क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. इंक्रीज में आगे राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड में बैकवर्ड, यहाँ पर उसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ओके, द सप्लाई रिड्यूसेस। नाउ मूविंग ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन सप्लाई एंड एक्सपांशन। अगर अपन को देखना हो इंक्रीज इन सप्लाई एंड एक्सपांशन में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा बेटा, फर्स्ट you will make the diagrammatic presentation and tabular presentation। इंक्रीज में हमेशा सप्लाई कर्व चेंज होता है, लेकिन एक्सपांशन में सप्लाई कर्व चेंज नहीं होता है। सो आप टेबल से पहले बताओगे कि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट था, लेकिन सप्लाई क्या हुई, इंक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। और यहाँ पे कमिंग टूवर्ड्स द एक्सपांशन, अगेन प्राइस हैज चेंज, प्राइस मेरा 20 से 30 हुआ, तो प्राइस चेंज हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे प्राइस में कोई भी चेंज नहीं था, प्राइस वाज कांस्टेंट। सो हियर व्हेन आई विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एक्सपांशन, तो आपको दिखाना है अपवर्ड मूवमेंट। एक्सपांशन में क्या दिखाओगे बेटा, अपवर्ड Upward movement. और इंक्रीज में क्या दिखाओगे, राइट Rightward shifting. ओके, ये भी आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंस होते हैं बेटा। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एज वेल एज टेबुलर प्रेजेंटेशन, दो आप पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बता सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द थ्योरी, इन मेजरली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपांशन एंड इंक्रीज। तो सबसे पहला देखो, इंक्रीज का मतलब क्या है, इट इज राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, और एक्सपांशन का मतलब क्या है, इट इज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, मतलब सप्लाई कर्व चेंज नहीं हुआ है। फिर दूसरा, देयर इज राइज इन सप्लाई कीपिंग व्हाट कांस्टेंट, कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, क्योंकि इंक्रीज में प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे एक्सपांशन पे आ जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे प्राइस चेंज होगा। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रीजंस जो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। पहला, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिक्रीज इन कॉस्ट, फॉल इन टैक्सेस, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। सो ये क्या हो गए, ये रीजंस मैंने पहले लेक्चर में समझाए थे कि ये सारे रीजंस क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और यहाँ पे क्या रीजन लिखोगे बेटा, द रीजन इज इट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो अगर आज प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपांशन इज द रीजन। क्या है बिहाइंड एक्सपांशन का, अगर आज प्राइस इंक्रीज हो रहा है दैट्स व्हाई क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर? इट्स क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर हो गया बेटा? चलिए सर इंक्रीज इन सप्लाई समझ नहीं आया। बेटा इंक्रीज में देख मूवमेंट होगा ना, लास्ट में अभी डायग्राम बताया था आपको, एक बार वापस डायग्राम दिखा दूंगा। टेबल इज इन फ्रंट ऑफ यू, टेबल तो अभी लास्ट में दिखाया ही था कि टेबल दोनों का क्या है। यहाँ पे इंक्रीज में प्राइस डज नॉट चेंजेस, क्वांटिटी चेंजेस। यहाँ पे एक्सपांशन में प्राइस इंक्रीजेस बट प्राइस ऑफ इंक्रीजेस एज वेल एज क्वांटिटी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे आप एक और पॉइंट लिख सकते हो बेटा, फोर्थ पॉइंट, लॉ ऑफ सप्लाई इंक्रीज में नहीं लगता है, सो लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट एप्लीकेबल। किस केस में? इंक्रीज में। लेकिन एक्सपांशन के केस में लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। क्लियर है? एक्सपांशन केस में लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा, Applicable. ओके। अब बेटा क्रिश अभी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाया भी था इंक्रीज और एक्सपांशन का, मैं एक बार हो सके तो वापस दिखा देता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ध्यान से देखना बेटा, इंक्रीज में देख आपका सप्लाई कर्व यहाँ से चेंज हुआ और न्यू सप्लाई कर्व आ गया। सो व्हेनेवर इंक्रीज इज देयर सो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। पर प्राइस में देख कोई चेंज नहीं है, प्राइस तेरा 20 का 20 है, बट सप्लाई कर्व आगे शिफ्ट हो गया। और यहाँ पे एक्सपांशन के केस में अगेन प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल है,
So price increases from 20 to 30, so quantity supplied has also increased. So this is expansion and this is what? Increase. यहाँ पे भी 4 से 6 हो रहा है, पर क्या यहाँ पे प्राइस चेंज हुआ क्या क्रिश? नहीं। तो यहाँ पे तो देख, अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ प्राइस चेंज हो रहा है इसीलिए 4 to 6 हुआ, तो इसको लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन इसको हम लॉ Okay. के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्लियर हो Okay. गया? Yes, Yes, sir. sir. चलो इंक्रीज के बाद अपने पास अब नेक्स्ट जो केस है दैट इज डिक्रीज एज वेल एज अपना पर्टिकुलर, जस्ट अ सेकंड। Contraction. Now there is the difference between decrease in supply and contraction in supply. तो अगेन सबसे पहले अभी मैं टेबल और डायग्राम पे नहीं जा रहा हूँ, अभी सिर्फ रीजंस लिखते हैं। तो डिक्रीज का मतलब क्या होगा बेटा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम सप्लाई। देखो अगर इंक्रीज और एक्सपांशन याद हो जाता है तो बेटा डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन जब उसके अपोजिट है। इंक्रीज में क्या था? अपना राइज, पर यहाँ पे क्या होगा? देयर इज फॉल इन सप्लाई कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के अंदर देयर इज डिक्रीज, वहां पे क्या था? इंक्रीज। सो देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। और अपने रीजंस, क्या रीजन था उधर पे? वहां पे था डिक्रीज इन प्राइस, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। सेकेंड रीजन इंक्रीज इन कॉस्ट, नेक्स्ट रीजन राइज इन टैक्स, फिर रिडक्शन इन टेक्नोलॉजी। इसके सारे अपोजिट आपने देखे थे इंक्रीज में, और यहाँ पे वहां पे रीजन था इंक्रीज इन प्राइस, फिर इंक्रीज दी क्वांटिटी, इसीलिए एक्सपांशन था। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या हो रहा है? इट इज ड्यू टू दी फॉल इन दी प्राइस। तो अगर फॉल इन प्राइस हो रहा है, सो अल्टीमेटली क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। So if decrease in price is there, quantity supply क्या हो जाता है? Fall, and ultimately this will lead to अपना contraction. फिर अगर मैंने बोला फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट इसमें आप वापस इंक्लूड कर सकते हो, लॉ ऑफ सप्लाई का किस में एप्लीकेबल होगा बेटा? लॉ ऑफ सप्लाई Contraction. कॉन्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, सो हियर लॉ ऑफ सप्लाई विल नॉट बी एप्लीकेबल, और वहां पे एप्लीकेबल होगा। फिर अपन आप फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हो टेबुलर प्रेजेंटेशन, जो टेबल बनाया। तो देखो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? प्राइस में कोई चेंज है क्या? No, sir. और यहाँ पे क्वांटिटी हैज फॉलन, तो क्वांटिटी आपकी फॉल हो गई। और यहाँ पे कमिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस क्या हो गया? Decrease. डिक्रीज, तो क्वांटिटी भी क्या हो गई इस केस में? Decrease. Decrease. So here again law of supply is applicable, and that's why this will be known as contraction. Okay, and law of supply. अब आ जाते हैं diagrammatic presentation. This will be your sixth point. तो diagrammatic presentation, टेबल तो मैंने अभी ऊपर अभी explain कर ही लिया। तो जब decrease होगा तो कहाँ पे shift होगा? It will be a leftward shift. तो देखो आपका supply का वो क्या हो रहा है? Leftward shift हो रहा है due to other factors. और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? डाउनवर्ड मूवमेंट। Downward shift. तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसमें क्या आ जाता है? डाउनवर्ड मूवमेंट, क्योंकि प्राइस फॉल हो रहा है। और यहाँ पे देखो बेटा कॉन्ट्रैक्शन में कोई नया सप्लाई कर्व नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्शन में सप्लाई कर्व रिमेन्स दी सेम। बट इन दिस केस कमिंग टू योर डिक्रीज, तो वहां पे नया सप्लाई कर्व आ जाएगा एंड द पोजीशन ऑफ ओरिजिनल सप्लाई कर्व चेंजेस। क्लियर? चलिए, Yes, Yes, sir. sir. डिक्रीज एंड कॉन्ट्रैक्शन के बाद अब अपने पास क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड्स। अपन ये क्यों बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, नेगेटिव रिलेशन क्यों नहीं हो सकता? बताओ क्या रीजन है कि हमेशा सप्लाई कर्व जो है इट इज मूविंग अपवर्ड, वो डाउनवर्ड मूवमेंट कभी नहीं करता है? इसके बीच सर क्योंकि सप्लायर को प्रॉफिट चाहिए। सप्लाई को प्रॉफिट चाहिए, दिस कैन बी अ रीजन। वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम इट सोचो और कोई पॉइंट? सर सप्लायर के नजरिए से देख रहे हैं हम। आंसर सेम है। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाई पीपल सप्लाई मोर एट मोर प्राइस एंड लेस एट लेस प्राइस? ये भी सोचो। Because profit. प्रॉफिट तो चलो एक आ गया, उसके अलावा और व्हाई देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। देखो सी बाय सी सिर्फ क्वेश्चन के पैटर्न बदलता है,
ये वाला क्वेश्चन किसी एक एग्जामिनेशन ने पूछा होगा, ये क्वेश्चन किसी दूसरे सेट में पूछ लिया होगा, ये क्वेश्चन किसी दूसरे सेट में पूछ लिया होगा, पर तीनों का आंसर सेम है। तीनों का आंसर फोकस करता है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ सप्लाई कर्व। क्या बोल सकते हैं उसको कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ सप्लाई। क्लियर? रीजंस बिहाइंड किसके पीछे? लॉ ऑफ सप्लाई के पीछे क्या रीजंस हैं? तो भैया यहाँ पे आपके सामने 3 कॉजेस हैं। कितने कॉजेस हैं? 3। 3 सबसे पहला स्टॉक रिडक्शन, सेकेंड एडिशनल और एग्जिट ऑफ फर्म, थर्ड इज मोर प्रॉफिट। तुमने मोर प्रॉफिट तो गैस कर ही लिया था, अब तुमने ये Yes. दोनों रीजंस गैस नहीं करे थे, तो इन दो रीजंस को पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला है स्टॉक रिडक्शन। अब स्टॉक रिडक्शन का मतलब क्या होता है? उस वर्ड से मतलब क्या समझ में आ रहा है? टेल मी। सर हमारा स्टॉक रिड्यूस हो रहा है स्टॉक रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि हम उसको सेल कर रहे हैं। मार्केट में बेच रहे हैं। तो मार्केट में सी व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, its sellers are ready to sell more from their stock। एक अपना एग्जांपल मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मैंने बोला कि मेरे पास 500 चेयर्स का स्टॉक पड़ा हुआ है। ये मैंने स्टार्ट करा था इसी एग्जांपल से चैप्टर को। तो अगर 500 चेयर्स का स्टॉक पड़ा हुआ है, अभी मार्केट प्राइस एक चेयर का 200 रुपए, तो मैं इस प्राइस पे 100 चेयर सप्लाई कर रहा हूँ। पर कल अगर मार्केट प्राइस 250 रुपए हो जाएगा, तो मेरा जो स्टॉक 500 का है, जिसमें से सिर्फ मैं 100 देता था, हो सकता है कि अब मैं 300 चेयर्स देना शुरू कर दूं, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और अगर मैंने अपना यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज करा, तो स्टॉक पे क्या इफेक्ट आएगा? स्टॉक क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? टेल मी आंसर, बताओ। अगर आपने आप प्राइस बढ़ा बेटा, और यहाँ पे आपने क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। ओके, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? स्टूडेंट्स बताओ। क्रिश, सौम्य, आंसर। Am I audible, students? Yes sir, yes sir. Okay. That Yes, is in sir. recording mode only. Maybe some network issue would have arisen. Now see बेटा, क्वेश्चन आपके सामने सिंपल है कि अगर मैं प्राइस इंक्रीज कर लेता हूँ मार्केट में प्राइस, जैसे मैंने एग्जांपल बताया 500 का स्टॉक मेरे पास पड़ा है, किसका? चेयर्स का। तो मार्केट प्राइस अभी 200 है, और कल यही 200 का प्राइस 250 पे पहुंचेगा, तो मैं अपना सप्लाई इंक्रीज करूंगा कि डिक्रीज करूंगा? सर अभी डिक्रीज Increase. करोगे, कल इंक्रीज। कल इंक्रीज। तो जैसे इंक्रीज करूंगा तो क्या मेरा स्टॉक कम होगा कि नहीं कम होगा? यस सर होगा। तो अगर Yes, sir. स्टॉक कम होगा तो मुझे अपना प्रोडक्शन भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। सो हियर यस when सर। the price of commodity rises, sellers are ready to sell more from their stock, and when price decreases, तो सेलर अपने सप्लाई को कम कर लेता है और अपने स्टॉक को क्या करना है? उसको क्या कर देता है? सेलर अपने सप्लाई को कम करता है बाय इंक्रीजिंग देयर स्टॉक टू रिड्यूस द लॉसेस। सो यहाँ पे आप एक रीजन ले सकते हो कि एज पर द कंडीशन ऑफ लॉ सप्लाई देयर विल बी चेंजेस इन स्टॉक। क्या बोल सकते हैं? देयर विल बी चेंजेस इन स्टॉक। या तो वो स्टॉक क्या करेगा? इंक्रीज करेगा जब प्राइस बढ़ जाए, या तो वो स्टॉक का मेंटेनेंस डिक्रीज कर देगा जब प्राइस क्या हो जाए? कम। ओके, सो फर्स्ट रीजन इज दिस स्टॉक रिडक्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट, एडिशनल और एग्जिट ऑफ फर्म्स। देखो, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी मिल रहा है मार्केट में, तो ये क्या अदर प्रोड्यूसर्स को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर करेगा। तो जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो न्यू फर्म्स आएंगी मार्केट में, और वो भी यस अपना सर। प्रॉफिट अर्न करना शुरू करेंगी। अब अल्टीमेटली जब ये अट्रैक्ट कर रहा है, सो दिस इज अगेन फोकसिंग ऑन व्हाट, कि अगर एडिशनल फर्म आ जाएगी, तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो एडिशनल फर्म्स आई, तो अल्टीमेटली क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि एडिशनल फर्म्स आ गई ना मार्केट में। पर वही अगर सोचो प्राइस कम हो जाए, और अगर प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट भी क्या हो रहा है? कम, या फिर हो सकता है कि वो लॉसेस में जाए। तो जो अभी एग्जिस्टिंग वाली फर्म्स है वो क्या करेंगी? लीव। सप्लाई को कम कर देंगी, या फिर मार्केट को ही लीव कर देंगी।
तो अगर Yes, sir. मार्केट को लीव कर देंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे एक Decrease. और रीजन है कि अगर इंक्रीज इन प्राइस हो रहा है तो अदर इंडस्ट्रीज और अदर न्यू फर्म्स आर अराइजिंग इन द इंडस्ट्री एंड दिस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द सप्लाई। लेकिन जहां डिक्रीज इन प्राइस हुआ तो अगेन दिस विल मेक व्हाट द फर्म्स टू लीव द मार्केट, क्योंकि उनको इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो अगर वो फर्म मार्केट को लीव कर देगी तो क्या हो जाएगा, सप्लाई भी क्या हो जाएगा, Decrease. क्लियर हो गया? Yes, sir. Okay, now moving on to the next topic of today, it is particularly last reason, that is more profit। जो तुमने guess कर ही लिया था, क्या guess करा था? More profits. More Profits के क्या कारण होगा कि भैया ज्यादा वाले प्राइस पे क्या होगा, अगर ज्यादा ज्यादा profit. प्राइस है तो अल्टीमेटली मोर सप्लाई विल बी देयर फ्रॉम द प्रोड्यूसर बिकॉज ही वांट्स टू अर्न मोर प्रॉफिट। वो बिजनेस करने ही Yes, sir. क्या है ताकि उसको ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो व्हेन प्राइसेस राइजेस प्रोड्यूसर जनरली इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको अर्न करना है Profit. हायर प्रॉफिट। और जब प्राइस फॉल होना शुरू हो जाएगा तो अल्टीमेटली सेलर क्या करता है, उसे रिड्यूस कर देता है। क्यों रिड्यूस करता है, क्योंकि उससे अपने रेवेन्यूज को कम करने से क्या होगा, सी व्हेन प्राइसेस फॉल सेलर्स विल रिड्यूस द सप्लाई, क्योंकि उसको अब इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो अल्टीमेटली वो क्या कर देगा, सप्लाई को भी रिड्यूस कर देगा। कर देगा. This was the reason related to this. So today's topic we are ending on this note only. I'm again telling what we have done. आज अपन ने पढ़ा expansion, then we have also done with the contraction. Okay, expansion contraction में law of supply applicable होगा। Okay, फिर अपन ने Yes. इसके बीच में differences के बाद अपन ने पढ़ा increase in supply as well as we have understood decrease in supply। और इसमें लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा. नहीं होगा। फिर अपन ने एक और टॉपिक आज ले लिया, दैट इज द रीजंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, कि क्या रीजंस हैं लॉ ऑफ सप्लाई के पीछे, बताओ। सबसे पहला रीजन स्टॉक रिडक्शन, Stock reduction. Stock reduction. फिर उसके बाद कौन सा, Additional and या फिर Additional एग्जिट ऑफ firms. फर्म। ओके, एडिशन और एग्जिट ऑफ फर्म। फिर उसके Firm. बाद क्या था, लास्ट वन, more More profit. More profits. that is more profit. So these are the three reasons behind the law of supply. So today's topic, today's lecture we are ending on this note. Any doubt in today's session? No, sir. Thank you students for listening to today's lecture.